एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, हम समस्याओं को उसी सोच के स्तर पर हल नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया है। और ये बात सीरिया और इजराइल के बीच के इस उलझे हुए रिश्ते पर शायद बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ बिल्कुल, काफी जटिल स्थिति है वहाँ। तो आज हम इसी भू राजनीतिक पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर सुवेदा प्रांत में जो हाल में हुआ और गोलान हाइट्स का वो कभी न सुलझने वाला मुद्दा। जी। हमारा जो ये विश्लेषण है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF के एक हालिया लेख पर आधारित है। हाँ, काफी अच्छा विश्लेषण था वो। और ये टॉपिक देखिए न सिर्फ आम जानकारी के लिए जरूरी है, बल्कि जो लोग UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समझना बहुत अहम हो सकता है। सही बात है, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। तो चलिए कोशिश करते हैं इस लेख के जो मुख्य तर्क है, जो बातें हैं और उनके क्या मायने निकलते हैं उन पर बात करने की। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो बात शुरू करते हैं सुवेदा से। 19 जुलाई 2025 को वहां संघर्ष विराम हुआ। अब ऊपर से देखने में तो ये लगता है कि शायद ये द्रूज और बेदुइन समुदायों के बीच कोई लोकल झगड़ा था। हाँ, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। पर क्या ये सिर्फ उतना ही है, या इसके पीछे सीरिया और इजराइल के बीच के वो गहरे रणनीतिक तार जुड़े हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि सुवेदा एक तरह का प्रॉक्सी अखाड़ा बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सिर्फ एक स्थानीय झड़प नहीं है। असल में ये उस बुनियादी टकराव को दिखाता है जो इजराइल और सीरिया के बीच चल रहा है। वो टकराव क्या है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ देखिए, एक तरफ तो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं। वो बार बार कहते हैं कि दक्षिणी सीरिया में मतलब गोलान हाइट्स के पास एक डीमिलिटराइज्ड जोन चाहिए, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, ये बात तो वो काफी समय से कह रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सीरिया के जो संक्रमणकालीन राष्ट्रपति हैं अहमद अल-शारा। उन्होंने जुलाई 2025 के हमलों को सीरिया की संप्रभुता पर हमला बताया। तो यहाँ एक तरफ सुरक्षा है, दूसरी तरफ संप्रभुता। तो ये तो एक तरह का जीरो सम गेम हो गया, मतलब एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। एग्जैक्टली, शून्य संचय खेल। इजराइल बफर जोन चाहता है, दमिश्क अपनी पूरी जमीन पर कब्जा। दोनों एक साथ तो मुमकिन नहीं लगते फिलहाल। और इस सबके बीच में वो गोलान हाइट्स का मुद्दा। 1981 में इजराइल ने कब्जा किया, 2019 में अमेरिका ने मान्यता भी दे दी। जी। इजराइल के लिए तो स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी है, ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ एक तरह की ढाल। पर सीरिया के लिए? सीरिया के लिए ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी राष्ट्रीय पहचान, उनकी अस्मिता का सवाल है। इतना ज्यादा कि उनके लिए गोलान की वापसी के बिना कोई भी राजनीतिक समझौता मतलब फाइनल सेटलमेंट हो ही नहीं सकता। ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, संवैधानिक मुद्दा है उनके लिए। अच्छा, ये संवैधानिक मुद्दा भी है, ये दिलचस्प है। हाँ, अब दिसंबर 2024 में जब बशर अल असद का शासन गिरा, उसके बाद कुछ चीजें बदली जरूर हैं। हाँ, अहमद अल-शारा आए जो पहले HTS के कमांडर थे। जी, और उन्होंने आते ही चुमा प्रैक्टिकल रवैया अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो 1974 का जो डिसएंगेजमेंट समझौता है उसे मानेंगे, मानवीय मदद पर बातचीत का भी प्रस्ताव रखा। तो ये तो अच्छी बात लगती है। हाँ, लगती तो है, पर इजराइल इसे बहुत शक की नजर से देखता है। एक तो अल-शारा का वो जिहादी अतीत, फिर उनकी कैबिनेट में भी पुराने विद्रोही शामिल हैं, तो भरोसा बनना मुश्किल है। भरोसे की कमी। बिल्कुल। और जुलाई में जो दमिश्क के पास हवाई हमले हुए, वो सिर्फ डेटरेंस नहीं थे, वो एक तरह की चेतावनी भी थी कि भाई हमारी रेड लाइंस क्रॉस मत करना। तो ये भरोसे की कमी शायद सबसे बड़ी दीवार है दोनों के बीच। और इसी में एक और एंगल जुड़ता है ड्रूज समुदाय का। हाँ, ये भी बहुत अहम है। इजराइल में जो ड्रूज नागरिक हैं वो तो वहाँ के समाज का हिस्सा हैं, सेना में भी हैं, वोट भी देते हैं। तो उनकी चिंताएं जो सीरिया में रहने वाले ड्रूज को लेकर हैं, वो इजराइल की अंदरूनी राजनीति पर असर डालती हैं। सही कहा। 2024 में मस्जिद शम्स पर जो रॉकेट हमला हुआ था जिसमें ड्रूज बच्चे मारे गए थे, उसने इस कनेक्शन को और मजबूत कर दिया। और अब सुवेदा की घटनाओं के बाद वहाँ के जो ड्रूज सांसद हैं जैसे MK हम्माद अमर, वो नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि सीरियाई ड्रूज की रक्षा की जाए। बिल्कुल। लेकिन इजरायली सेना या सुरक्षा एजेंसियां शायद किसी लंबे सैन्य पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। वो थोड़ा संभल कर चल रही हैं। तो दोनों तरफ राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं। इजराइल में देखिए, नेतन्याहू की जो सरकार है वो दक्षिणपंथी गठबंधन है। वो बातचीत से ज्यादा शायद सैन्य ताकत दिखाने में यकीन रखते हैं। और सीरिया तो अंदर से ही कई हिस्सों में बटा हुआ है। इदलिब में HTS का अपना दबदबा है, पुराने शासन के वफादार लोग हैं, ईरान समर्थित लड़ाके हैं, कबीलाई गुट हैं। ऐसे में अल-शारा के हाथ कितने मजबूत हैं कि वो कोई बड़ा क्षेत्रीय समझौता कर सकें, खासकर गोलान पर, यह कहना मुश्किल है। तो कूटनीति की राह तो बहुत मुश्किल लगती है, खासकर जब इस इलाके में अमेरिका का असर भी पहले जैसा नहीं रहा। मुश्किल तो है। हाँ, कुछ छोटी मोटी कोशिशें हुई हैं,
जैसे यूएई ने मध्यस्थता की थी, एली कोहेन के कुछ दस्तावेज वापस दिए गए। हाँ, वो खबर आई थी। पर ये सब ना मुख्य मुद्दों से बचकर निकलने वाली बातें हैं। असल मुद्दा तो जस का तस है। ऐसा लगता है कि अल शारा का ध्यान अभी अंदरूनी पकड़ मजबूत करने और देश को फिर से बनाने के लिए पैसा जुटाने पर ज्यादा है। जैसे सऊदी अरब ने हाल ही में $6.4 बिलियन का निवेश किया है। तो मतलब सब बातों का निचोड़ ये निकलता है कि ये एक बहुत गहरा स्ट्रक्चरल किस्म का संघर्ष है। एक तरफ इजराइल की सुरक्षा चिंताएं, दूसरी तरफ सीरिया की संप्रभुता और गोलान वापसी की जिद, और इन सब के ऊपर आपसी अविश्वास और अंदरूनी राजनीतिक बाधाएं। बिल्कुल सही, यही मूल समस्या है। और मौजूदा हालात में मुझे लगता है कि डेटरेंस यानी ताकत दिखाकर रोकना, यही इजराइल का मुख्य हथियार बना रहेगा। तो बेस्ट केस सिनारियो क्या है? बेस्ट केस शायद डीकॉन्फ्लिक्शन है, मतलब टकराव से बचने के लिए आपसी तालमेल बना रहें, लेकिन वो भी बहुत नाजुक चीज है। जब तक कोई कॉमन ग्राउंड नहीं मिलता, चाहे वो क्षेत्रीय हो, कूटनीतिक हो या रणनीतिक, तब तक कोई वास्तविक प्रगति की उम्मीद करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। और यहीं पर यह सवाल उठता है जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा कि इतनी गहरी समस्याएं हैं, इतना अविश्वास है, तो क्या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा बदलाव आ सकता है जो इस डेडलॉक को तोड़ दे, या फिर ये इलाका हमेशा ऐसे ही एक तरह के मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट जोन में ही फंसा रहेगा? ये $1 मिलियन सवाल है। खैर, हमें उम्मीद है कि ORF के लेख पर आधारित ये बातचीत खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और जो भी इन मामलों में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए उपयोगी रही होगी। जी, उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और विषय पर बात करें तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।